हेलो चैंपियंस। ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। पूरी तरीके से आपकी बाइलैंग्वेज क्लासेस होंगी, दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों आपकी लैंग्वेज प्रयोग की जाएंगी, पढ़ाने में भी और समझाने में भी। और जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, जो कि हम कुछ समय बाद अपलोड कर देंगे। जब हम अपलोड करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक ज़रूर डाल देंगे। अभी हम आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास जो है हमारा वो 3 हम लोग हिस्सों में बांटते हैं मुख्य रूप से भारत के इतिहास को। तो वो आपका प्राचीन इतिहास है यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। और चौथा जो सेगमेंट होता है हमारे इतिहास का, हमारे सिलेबस में है, वो है विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। कैसे अंग्रेज आते हैं और कैसे कैसे अप्रोचेस हम लोग यूज़ करते हैं हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट क्या है, हर इश्यूज़ को हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सभी आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्स पे बात नहीं होगी, यहाँ पे हम हर एस्पेक्ट लेके चलेंगे, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हर तरीके का। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के इतिहास के जो प्रमुख उपागम होते हैं, जो दृष्टिकोण होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हम 4 तरीके के अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, जो अप्रोच हैं वो 4 हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इतिहास लिखा गया है, जो हमारी हिस्ट्री राइट की गई है, उसको जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, वो कौन कौन से दृष्टिकोण से लोगों ने लिखा है, अपना क्या उनका व्यू था, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, तो उस कैटेगराइजेशन को ही हम बोलते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। ठीक है, 4 प्रकार के उपागम। तो पहला आपका है कोलोनियल, पहला आपका है कोलोनियल अप्रोच। दूसरा आपका है नेशनल अप्रोच। तीसरा आपका है मार्क्सिस्ट अप्रोच। और चौथा आपका है कम्युनलिस्ट अप्रोच। जो आपका कॉलोनियल अप्रोच है, यानी कि जो वो गुलामी वाला दृष्टिकोण है, यानी कि अंग्रेजों वाला, उसको हम एक बार पहले समझ लेते हैं। क्या होगा उसमें कि उसमें जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है ना, कॉलोनियल आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि जो औपनिवेशिक, जो हमारी अवधारणा होती है, जो औपनिवेशिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अनुसार इस इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा औपनिवेशिक उपागम है। औपनिवेशिक उपागम है यानी कॉलोनियल अप्रोच है। ये किस पे आधारित है? ये हमारे जो कॉलोनियल जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो हमारी औपनिवेशिक अवधारणा है, उस पर आधारित था हमारा कॉलोनियल अप्रोच। जिसके बाद आता है नेशनल अप्रोच। तो नेशनल अप्रोच जाहिर सी बात है, जो हमारा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र के लिए, जैसे जो हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा गया है, जिसमें आपके आर.सी. मजूमदार आपके प्रमुख इतिहासकार हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि किस दृष्टिकोण के कौन कौन प्रमुख इतिहासकार हैं, कौन कौन से हिस्टोरियन किस अप्रोच से रिलेटेड है, ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो इसके बाद आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच है। मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में अगर हम जानें तो वो क्या करता है? फोकसेस ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स एंड नेटिव फाउंडर्स। यानी वो फोकस करता है, वो किस पे, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जो आपका मार्क्सवादी उपागम है, मार्क्सवादी अवधारणा है, वो किस पे आधारित है? तो वो आधारित है या वो फोकस करती है इस बात पे, जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जो एक हिसाब से कह दें आपकी, हमारा एक अपना व्यू है, उनका एक अपना व्यू है, उनके जो उनको जब हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दोनों में जो अलगाववाद है, उसको लेके जो बातें होती हैं, उसको लेके जो कंपैरिजन करके दृष्टिकोण आता है सामने, वो आपका मार्क्सवादी होता है। तो ये जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी औपनिवेशिक ताकतें थी, जैसे ब्रिटेन जो है था, वो हमारी औपनिवेशिक ताकत थी, मतलब वो हमको गुलाम उसने बनाया था। ठीक है, तो उनके जो हिस्टोरियन से जो उनके थॉट्स हैं, या जो
उनके लोग कॉलोनियल अप्रोच के जो थॉट्स हैं वो वर्सेस जो आपके नेटिव फाउंडर यानी कि जो यहाँ के लोग जो थे, ठीक है, जो आपके भारत के लोग थे, उनके बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको लेके जो आता है अप्रोच वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। और चौथा आपका अप्रोच है फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। कम्युनलिस्ट अप्रोच जो है वो किसके बारे में बात करता है? हिंदू और मुस्लिम लड़ाई के आधार पर, मतलब हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो इतिहास लिखा गया है वो आपका है कम्युनलिस्ट अप्रोच, यानी कि आपका जो जातीयवादी होता है, ठीक है, जातिवादी जो दृष्टिकोण होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलोनियल अप्रोच के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलोनियल अप्रोच। कोशिश करेंगे कि इतिहास आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, और जो भी हम बताते जा रहे हैं कोशिश करिए कि इसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लें। जितनी चीज़ें मैं बता दूंगा नोट्स के बाहर मुझे नहीं लगता किसी कुछ आने वाला है किसी एग्ज़ाम में, मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि उससे बाहर कुछ ना आए। फिर भी इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, उसके लिए हम माफ़ी पहले से ही मांग ले रहे हैं आपसे, बट कोशिश करेंगे कि हमारे नोट्स या हमारे जो हमने चीज़ें पढ़ाई उससे बाहर कुछ ना आए। तो कॉलोनियल अप्रोच जो है वो इन्फ्लुएंस होता है कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन से। कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन यानी कि जो आपकी औपनिवेशिक अवधारणा थी, जो औपनिवेशिक विचारधारा थी, वो जो डोमिनेट करते हैं, ठीक है, उसको लेके ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, उससे जुड़ाव है इसका। और प्रेजेस द वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज़, जो वेस्टर्न कल्चर है ना और वैल्यूज़, यानी जो पश्चिमी, जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है उसके पाश्चात्य संस्कृति, जो पाश्चात्य मूल्य जो होते हैं उन पे ये ज़्यादा फोकस करता है और इन्हीं की ज़्यादा बड़ाई करता है। मतलब इनके अनुसार जो पाश्चात्य संस्कृति है वो बहुत उत्कृष्ट है, ठीक है, उसकी बड़ाई करते हैं वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज़ की। और ये क्रिटिसिज्म करते हैं, ये क्या करते हैं? क्रिटिसाइज़ करते हैं यानी आलोचना करते हैं इंडिजिनस सोसाइटी और कल्चर की, ठीक है, यानी कि जो हमारी घरेलू संस्कृति है, ठीक है, जो हमारी इंडिजिनस कल्चर है, सोसाइटी है, उसकी ये क्या करेंगे? आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है, इंडिजिनस सोसाइटी एंड कल्चर, इसकी ये करेंगे आलोचना, यानी कि उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इसके कुछ प्रमुख आपके अगर हम देखें हिस्टोरियन कौन है, इतिहासकार आपके कॉलोनियल अप्रोच के कौन हैं, तो ये आपके आते हैं जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ। एटसेट्रा। तो कॉलोनियल अप्रोच आपका इन्फ्लुएंस होता है कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन से, ठीक है, जो आपकी औपनिवेशिक ताकतें हैं, जो औपनिवेशिक विचारधारा है, उस जो वो डोमिनेट करते हैं उसको, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है, प्रेरणा लेता है। ये वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज़ को प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं हमेशा। और जो हमारा इंडिजिनस कल्चर है, जो हमारी घरेलू संस्कृति और समाज है, उसको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और इसके प्रमुख जो आपके हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ और भी अन्य हैं, ये दो प्रमुख नाम हैं। तो ये था आपका कॉलोनियल अप्रोच। अब हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपका आता है नेशनलिस्ट अप्रोच। जब हम नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो ये इवॉल्व एज अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल अप्रोच, इवॉल्व एज अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल अप्रोच, यानी कि जो आपकी औपनिवेशिक दृष्टिकोण था, जो आपका औपनिवेशिक विचारधारा, औपनिवेशिक उपागम था, उसके जवाब में ये उत्पन्न होता है, इवॉल्व होता है, विकसित होता है, ठीक है। और इट हाईलाइट द रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस एंशिएंट पीरियड, ये हाईलाइट करता है जो हमारी ये हाईलाइट करता है हमारे रिच हिस्ट्री की,
हिस्ट्री को, ठीक है, रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस एंशिएंट पीरियड, मतलब प्राचीन काल से जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो हमारा रिच हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसको ये हाईलाइट करता है, ठीक है, कि हमारा इतिहास कितना अच्छा है, हम कैसे हुआ करते थे अपने पास्ट में, उसके बारे में ये हमारे बताते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस, जब हम भारत आज़ाद हो गया तब जो हिस्ट्री की बात की गई वो मॉडर्न हिस्ट्री थी। इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले ये डील करता था आज़ादी के पहले जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो एंशिएंट पीरियड और मेडिवल पीरियड पे उनको उसके साथ डील करता था, एंशिएंट पीरियड और मेडिवल पीरियड। एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के साथ में ये आपका नेशनलिस्ट जो अप्रोच है वो लेके चलता था। और इसके प्रमुख अगर हम देखें हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार, तो उसमें आपके आर.सी. मजूमदार और आपके ताराचंद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। नोट्स आप बनाते चलिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपको कुछ भी आगे चल के याद नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो जब मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स एंड नेटिव सब्जेक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स वर्सेस नेटिव्स, ठीक है। जो यहाँ के घरेलू लोग थे, जो हमारे यहाँ पैदा हुए, यहाँ के लोकल लोग जो थे, उनके साथ जो कॉलोनियल मास्टर्स का, यानी कि जो हमारे औपनिवेशिक ताकतें हैं, उनके बीच जो टकराव होता है, उसको लेके ये अपने इतिहास को लिखते हैं, उसको उसी से ये प्रेरित होते हैं, उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं और हिस्ट्री लिखते हैं। और दे हाईलाइट्स इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया फेस्ड अंडर कॉलोनियल रूल्स। ये क्या हाईलाइट करते हैं? तो ये हाईलाइट करेंगे कि जो कॉलोनियल रूल के समय में जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमने झेली थी, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस अंडर कॉलोनियल रूल, जब औपनिवेशिक शासन हमारे ऊपर था तो हमने अर्थव्यवस्था में क्या क्राइसिस झेले थे, उसको ये हाईलाइट करते हैं। और टेक नोटिस ऑफ इनर कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। और क्या ये करते हैं, ये नोटिस करवाते हैं जो हमारा इनर कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमारी आंतरिक जो हमारे मतभेद हैं हमारे भारत में, उसको लेके भी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनर कॉन्ट्रडिक्शन की जब हम बात करते हैं बिटवीन इनर, अब देखिए यहाँ पे इनर की बात करें, भारत के अंदर की बात करें, जो ये अंग्रेज जो बाहर से आए, जो औपनिवेशिक ताकतें बाहर से आई, उनके और घरेलू के बीच में जो हम संघर्ष की बात करते हैं, तो वो कौन सा था? इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा? अभी इसके पहले हमने अभी देखा था कि जब दोनों के जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात करता है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच ही होता है, लेकिन ये साथ ही साथ यहाँ किसकी बात कर रहा है? जो नेटिव है, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके आपस में क्या मतभेद थे डिफरेंट सोसाइटीज़ में, और डिफरेंट जो आपके सेक्शंस थे हमारे, उनके बीच में, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, अलग अलग जो हमारे यहाँ विभाजन है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके बीच में जो मतभेद है, जो अलगाव है, उसको लेके भी ये
अपना एक उस पर नोटिफाई करते हैं, उसको भी उल्लेख ये करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले। मार्क्सिस्ट अप्रोच में अगर हम देखें तो आपके आर.पी. दत्ता और ए.आर. देसाई आते हैं, ठीक है। आर.पी. दत्ता और ए.आर. देसाई, और भी हैं, ये तो 2 नाम मैंने बताए हैं। तो ये आपका हो जाता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स एंड नेटिव्स, हाईलाइट्स द इकोनॉमिक क्राइसिस अंडर कॉलोनियल रूल, और इनर कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द एमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी। और इसके 2 प्रमुख अगर हम देखें हिस्टोरियन तो आर.पी. दत्ता और ए.आर. देसाई हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। 3 अप्रोच हमने देख लिए। चौथा अप्रोच आपका आएगा जिसको हम बोलते हैं कम्युनलिस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे? जो जातिवादी दृष्टिकोण है हम उसकी जब बात करते हैं तो ये हिंदू और मुस्लिम को दिखाता है कि ये परमानेंटली हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं, हुज इंटरेस्ट आर म्यूचुअली डिफरेंट एंड एंटोगोनिस्टिक टू ईच अदर। मतलब ये कह रहा है कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं, बेसिकली ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात करता है। ये कहता है कम्युनलिस्ट अप्रोच, क्या कहता है कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो परमानेंट हॉस्टाइल हैं, यानी कि स्थायी रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ऐसी कई सारी बातें ये जो है करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी अप्रोच की। इसके बाद आपका चैप्टर 2 जो है वो हम शुरू करेंगे। बेसिकली उसको हम 2nd लेक्चर में देखेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं जिससे कि जब अगले लेक्चर में शुरू करूं तो आपको एक आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे। तो आपका चैप्टर 2 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियों का आगमन, ठीक है। यूरोपिया का जो आगमन है वो हमारा चैप्टर 2 है। बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा जनरली देख लेते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही उठता है हमारे दिमाग में कि इंडिया ही क्यों आए वो, मतलब उनका बेस, उनका मेन टारगेट इंडिया क्यों था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात थी कि इंडिया वॉज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। इंडिया जो था वो उस समय क्या था, बिगेस्ट इकोनॉमी था। इंडिया जो था वो उस समय बिगेस्ट इकोनॉमी था। उस समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था भारत। और इसमें हम आज देखेंगे बेसिकली तो 5 कंपनियां जो हैं वो आती हैं, ठीक है। 5 कंपनियां आती हैं, कौन कौन सी? पोर्चुगीज़ आते हैं, डच आते हैं यानी पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं यानी कि अंग्रेज, जिनको ब्रिटिश से जो आते हैं। फिर उसके बाद डेनिश यानी कि डेनमार्क से लोग आते हैं, और उसके बाद में आपके आते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो ये क्रम था उनके आने का, और उनका मेन रीज़न क्या था यहाँ आने का, उसको लेके हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं 3G कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? 3G कॉन्सेप्ट। तो 3G कॉन्सेप्ट को हम अगर समझें तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आप 1G यहाँ बनाएं, 1G यहाँ और 1G यहाँ, ये 3G हो गए। पहला G है G फॉर गॉड, यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा G है G फॉर गोल्ड, और तीसरा G है G फॉर ग्लोरी। ये आपके 3 एस्पेक्ट थे उनके यहाँ आने के। तो सबसे पहले है गॉड। तो गॉड का मतलब हो गया टू स्प्रेड रिलीजन। अपने जो उनका धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो भारत आते हैं, एक कारण पहला। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक था। दूसरा है ग्लोरी, तो दूसरा है गोल्ड, टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड। गोल्ड की जब हम बात करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड, हम ट्रेड से कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, कितना हम प्रॉफिट कमा लें, उसके लिए वो यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। अच्छा, किस चीज़ का ट्रेड कॉमनली होता था? तो ये होता था कॉटन और सिल्क का,
ठीक है। और इधर होता था स्पाइसेस का। ये दो मेन ट्रेड हमारे यहाँ से होते थे, ठीक है। तो कॉटन और सिल्क का ट्रेड होता था और स्पाइसेस का होता था। स्पाइसेस में देखिए, स्पाइसेस में स्पेशली जो होता था ना, वो होता था ब्लैक पेपर का। किसका होता था? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च का व्यापार सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया से हुआ। क्यों होता था? जो ये स्पाइसेस लेते थे, जो ये मसाले का इनका इंटरेस्ट था यहाँ इंडिया से, वो क्या था, वो क्यों था? क्योंकि उनको मीट को प्रिजर्व करना होता था। जो मीट होता था ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उनको स्पाइसेस की ज़रूरत होती थी। और भारत में स्पाइसेस जो थे वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, ठीक है। और जो मीट है वो उन लोगों की वहाँ स्टेपल डाइट है, मतलब जो कॉमनली वो लोग डाइट में वहाँ पे मीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक स्टेपल डाइट के रूप में मीट का यूज़ जो है वो यूरोपियंस करते हैं। और उसको प्रिजर्व करने के लिए मसाले की ज़रूरत थी, और मसाले की ज़रूरत थी तो उन्होंने भारत से ट्रेड किया। तो एक तो ये हो गया, और एक आपका था कॉटन और सिल्क। इन चीज़ों का वो करते थे। तो एक जी हो गया फॉर स्प्रेड रीजन, एक रिलीजन, एक हो गया जी फॉर गोल्ड यानी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड, और तीसरा हो गया आपका जी फॉर ग्लोरी। ग्लोरी इन द सेंस टू अर्न और रिगेन ग्लोरी, टू अर्न या रीगेन ग्लोरी। मतलब ये कि भाई जाहिर सी बात है, अगर उनके साम्राज्य का विस्तार होता है, अगर उनके जो टेरिटरीज़ हैं वो एक्सपेंड होती है, वो और लोगों को गुलाम बनाते हैं, तो उनकी ग्लोरी बढ़ेगी ना, कि भाई हम कितने ताकतवर है कि हमने इतने देशों को, इतनी जगहों को हमने अपना गुलाम बना रखा है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर की इनिशिएशन है, यानी शुरुआत है। हम सेकंड चैप्टर आपका शुरू करेंगे सेकंड लेक्चर में प्रॉपर तरीके से। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो आपको डेली यहाँ से मिलती रहेगी। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो रोज़ रात में आपको अपने टाइम पे आपकी हिस्ट्री का लेक्चर आपको मिल जाया करेगा। और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करिए, जिससे कुछ हमें भी ये भावना मिले कि लोग शेयर कर रहे हैं, हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, और जो भी अन्य लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि हम पूरी तरीके से हम सिलेबस को इस तरीके से कवर करेंगे, हमारा पूरा प्रयास ये है कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स या किसी किताब, इन सब की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं किताब पढ़ने को मना नहीं करता, किताब हमेशा आप पढ़िएगा। किताब पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होता है। जो किताब नहीं पढ़ते, सिर्फ नोट्स के भरोसे रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं चीज़ें पढ़ा दूँगा वो सारी चीज़ें सफिशिएंट होंगी, लेकिन आपको किताब भी पढ़नी है। बट ऐसा नहीं कि किताब इसलिए पढ़नी कि मैंने कुछ जो पढ़ा है वो उसमें नहीं मिलेगा, सब उसमें मिलेगा। लेकिन किताब पढ़िए और कोशिश करिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, नोट्स को जैसे-जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे-वैसे नोट्स बनाते रहिए। वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।